नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल SB स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी वीडियोस आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे UPPCS, UPSI, चकबंदी लेखपाल, CTET, UPTET, SSC एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हमने भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और भारत के महान्यायवादी को शामिल किया है। आइए जानते हैं सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है। संविधान द्वारा भारत में संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई है तथा कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। जैसा कि हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति के वास्तविक सत्ताधारी के तौर पर उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। परंतु यदि लोकसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त न हुआ हो तो ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करते हैं, अर्थात वह ऐसी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करते हैं जो लोकसभा में बहुमत हासिल कर सकता है। यह बहुमत किसी एक पार्टी या एक से अधिक पार्टियों को मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार बनने वाली सरकारों को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले व्यक्ति को सामान्यतः लोकसभा की सदस्यता रखनी चाहिए। यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर लोकसभा की सदस्यता ले लेनी होगी। दोस्तों, यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना अनिवार्य है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाला व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि किसी सदन का सदस्य हो और यह भी अनिवार्य नहीं है कि वह लोकसभा का ही सदस्य हो, वह राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। आपको बता दें, 15वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने वाले श्री मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। आइए अब जानते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं उसके कार्यों के संदर्भ में। साथियों, आपको बता दें कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के संदर्भ में किसी भी प्रकार की शक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के कारण वह लोकसभा में शासन की प्रमुख नीतियों एवं कार्यों की घोषणा करता है तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा गंभीर विषयों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है। सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति एवं पद समाप्ति की अनुशंसा राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा देश की वित्तीय व्यवस्था एवं वार्षिक बजट निर्धारित करने में भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत सरकार द्वारा जितने भी शासकीय विधेयक तैयार होते हैं उन्हें तैयार करने में प्रधानमंत्री की सलाह ली जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत का प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा के विघटन की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने पर पूरी लोकसभा भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री की सहमति से ही मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का आवंटन तथा पुनः परिवर्तन किया जाता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। आपको बता दें, वह अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के सभी कार्यों का संचालन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार वह प्रशासन तथा विधान संबंधी सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है, अर्थात वह भारत सरकार एवं राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। इसके अलावा वह महत्वपूर्ण पदाधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य गण आदि की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आपको बता दें, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का निर्णय भी वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री द्वारा ही लिया जाता है, परंतु उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।
इसके अलावा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री आदि उपाधियों की स्वीकृति भी वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा ही दी जाती है। ये अब जानते हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल के संदर्भ में। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के विषय में संविधान में कुछ भी निश्चित नहीं है, किंतु वह अपने पद ग्रहण की तारीख से अगले लोकसभा चुनाव तक इस पद को धारण करेगा। वह इससे पूर्व लोकसभा में विश्वास मत खोने एवं राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकता है। आइए अब जानते हैं प्रधानमंत्री से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो 1947 से 1964 तक इस पद पर कार्यरत रहे। यह अब तक के भारत के किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा इस पद पर सबसे लंबा कार्यकाल था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं, जो 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई। ये 1966 से 1977 तथा 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई हुए, जिन्होंने 1977 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। चौधरी चरण सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया, अर्थात जब तक वे प्रधानमंत्री रहे तब तक लोकसभा का कोई भी सत्र नहीं लगा। साथियों, आपको बता दें, संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र एवं तीसरा शीतकालीन सत्र। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था। सबसे कम या छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो 1996 में मात्र 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। साथियों, भारत के 3 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एवं श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, जबकि राजीव गांधी की मृत्यु लोकसभा चुनावों के दौरान हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। गुलजारी लाल नंदा एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति थे। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। चौधरी चरण सिंह एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व ही अपना त्यागपत्र दे दिया था, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह और HD देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। दोस्तों, आपको बता दें, पहला अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। राजकुमारी अमृत कौर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री थीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने 1950 में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री होने का गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राप्त हुआ था। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री जैसे किसी भी पद का उल्लेख नहीं किया गया है। PV नरसिम्हा राव एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। HD देवगौड़ा एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। गुलजारी लाल नंदा जब भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने तब वे राज्यसभा के सदस्य थे। साथियों, आपको बता दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा एवं अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री हैं। साथियों, आपको बता दें कि भारत सरकार के सभी कामों के लेखे जोखे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा संचित किए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और यह भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। आइए अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और वह है मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके दायित्व के निर्वहन में सलाह व सहायता देने के लिए मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। संवैधानिक रूप से देश की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती हैं, किंतु
उनकी समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्री परिषद द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संचालित किया जाता है। मंत्री परिषद की 3 श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री। भारत का कोई भी व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना भी मंत्री बन सकता है, किंतु उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 3 में सामूहिक उत्तरदायित्व की संकल्पना का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ यह है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद का अंत हो जाता है, या किसी एक मंत्री के विरुद्ध संविधान के कदाचार का मामला सिद्ध हो जाए तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होता है। दोस्तों, आपको बता दें, मूल संविधान में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था, परंतु 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 के पहले खंड में यह उपबंध किया गया कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्री परिषद में दोनों सदनों अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं और उन्हें संसद के किसी भी सदन में बैठने या बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान वह केवल अपने सदन में ही कर सकते हैं। मंत्री परिषद की सामान्य बैठकें सप्ताह में 1 बार होती हैं, परंतु प्रधानमंत्री जब चाहें इसकी बैठकें बुला सकते हैं। मंत्री परिषद की बैठकों के लिए कोई कोरम पूर्ति यानी न्यूनतम उपस्थिति सदस्य संख्या नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं, संसद के दोनों सदनों लोकसभा या राज्यसभा में कोरम पूर्ति या गण पूर्ति के लिए कम से कम कुल सदस्य संख्या का 10% या 1/10 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। आइए अब कुछ और अति महत्वपूर्ण तथ्यों को जानें। मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही एक भाग होता है जिसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। आपको बता दें, मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है और यह प्रावधान किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सलाह या लिखित सलाह के भारत में आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। यह मंत्री परिषद से आकार में बहुत छोटा होता है, जिसमें केवल 15 से 20 मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्री परिषद 70 से 75 व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सभी शामिल होते हैं। आइए एक नजर भारत के प्रधानमंत्रियों पर डालें। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इस पद को संभाला था, लेकिन दूसरे प्रधानमंत्री होने का गौरव लाल बहादुर शास्त्री को प्राप्त हुआ। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा उनकी मृत्यु के बाद दूसरी बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई और 24 मार्च 1977 तक इस पद पर बनी रहीं। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। उनके बाद 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के पद को संभाला। 14 जनवरी 1980 को एक बार फिर से इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इस पद को संभाला। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, परंतु वे लोकसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर सके। उनके बाद चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 10 नवंबर 1990 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उनके बाद 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। 16 मई 1996 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, लेकिन ये मात्र 13 दिन ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके बाद HD देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री हुए, लेकिन ये भी लोकसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर सके। के बाद 21 अप्रैल 1997 को श्री इंद्र कुमार गुजराल ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इंद्र कुमार गुजराल के बाद 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए।
उसके बाद 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे। दोस्तों, वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। आइए अब एक नजर डालते हैं भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का महान्यायवादी किसी भी सदन या उसकी समिति में बोल सकता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। भारत के महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने एवं सुनवाई में शामिल होने का अधिकार है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आप लोगों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराना है, फिर भी किसी भी त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।